गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार, एमए हिस्ट्री, बीएड इंग्लिश हिस्ट्री, अपने यूट्यूब चैनल राकेश कुमार इतिहास विजेता में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैं कल के करंट सेशन में मॉनेटरी पॉलिसी और रेपो रेट के बारे में जिक्र किया था, जो कि न्यूज़ में थी कि आरबीआई के मॉनेटरी कमेटी ने रेपो रेट को बढ़ाने से डिफ़र किया है। तो रेपो रेट कैसे महंगाई को कंट्रोल करता है और किस प्रकार रेपो रेट मॉनेटरी पॉलिसी में अपना अहम रोल अदा करता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दो एजेंसियां होती हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट और सेकंड आरबीआई। तो गवर्नमेंट कैसे महंगाई को कंट्रोल करती है और आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है। तो आज हम बात करेंगे आरबीआई महंगाई को कैसे कंट्रोल करती है। तो आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इसके पास दो अस्त्र हैं, जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। दो इंस्ट्रूमेंट हैं, सबसे पहले एक डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और दूसरा इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट इसके पास क्या है, तो उसको बोलते हैं, एक हथियार को बोलते हैं एसएलआर और दूसरे को बोलते हैं सीआरआर। आप एक हथियार के बारे में जानिए, जो एसएलआर इंसास ये सब के बारे में, लेकिन एसएलआर बैंकिंग सेक्टर में अलग है, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो जिसको बोलते हैं, और सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई के, इसके जरिए महंगाई के ऊपर कैसे लगाम लगाती है, हम इसकी चर्चा करेंगे। सेकंड जो इसका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। इसके जरिए महंगाई के ऊपर कैसे लगाम लगाती है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट क्या है ये बैंकिंग सेक्टर में, और आरबीआई किस प्रकार इसको रेगुलेट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे, और यही है मॉनेटरी पॉलिसी जिसके जरिए बैंकों को रेगुलेट करती है आरबीआई। तो मॉनेटरी पॉलिसी साल में एक बार बनाया जाता है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है, और टोटल एक साल में 5 बार मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होती है। तो आइए हम जानते हैं कि एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक्स या मैं राकेश कुमार, मैं बैंक में जाता हूँ, एसबीआई में जाता हूँ और मैं 100 रुपये जमा करता हूँ। तो 100 रुपये में जमा करता हूँ तो बैंक क्या करती है उसमें, तो सबसे पहले इसमें आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन रहता है कि आज आरबीआई ने डिटरमाइन किया है कि जो एसएलआर है वो 20% रहेगा और सीआरआर जो है 5% रहेगा। तो 20%, तो एसएलआर वो मनी के फॉर्म में जो बैंकों में रहता है, और बैंकों में किस फॉर्म में रहता है, गोल्ड फॉर्म में, बॉन्ड के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में, और उसके बाद गोल्ड शेयर्स के रूप में, ये बैंकों में ही रहता है। बट ये पैसे के फॉर्म में नहीं रहता, किस फॉर्म में रहता है। और जो 5% है वो डायरेक्ट 100 में 5 रुपये है, वो डायरेक्ट आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा होता है, उसको बोलते हैं सीआरआर। अब बच गया टोटल 20 और 5 25 रुपये हो गए, 75 रुपये जो बच गए वो बैंक क्या करती है, वो पब्लिक को लोन देने के लिए रखती है। बट अब सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट क्या है, ये जो है बैंकों को, जैसे मान लीजिए कि पैसे की ज़रूरत है, तो क्या किससे पैसे लेगा, वो आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई जब पैसे देगा तो बैंकों से क्या करेगा, इंटरेस्ट लेगा। कोई भी फ्री पैसे तो देता नहीं है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, पानी भी आज के डेट में फ्री नहीं है। तो आरबीआई बैंक को पैसे देगा तो वो कैसे फ्री देगा, तो वो भी उससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो वो इंटरेस्ट क्या है, तो वो जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट, वो इंटरेस्ट ही है। अब रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देता है, वो रेपो रेट को हम जैसे रेपो रेट में डील करता है, या रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट जो है, रेपो रेट से जो लोन दिया जाता है आरबीआई के द्वारा बैंकों को, वो 1 से 90 दिन के लिए रेपो रेट होता है। 90 दिन से जैसे ऊपर के लिए जब लोन मिलता है तो वो होता है बैंक रेट। और रिवर्स रेपो रेट, जैसे मान लीजिए बैंकों के पास सरप्लस मनी है, तो क्या करेगा, बैंक तो रखने से कोई फायदा है नहीं, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा। और जब आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा तो आरबीआई उसके क्या करेगा, इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में पैसे देगा बैंकों को। तो वो क्या है, वो रिवर्स रेपो रेट हो गया। अब इन सब के जरिए मार्केट को कंट्रोल कैसे किया जाता है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और इनडायरेक्ट। अगर बैंकों के पास पैसे ज़्यादा है तो क्या करेगा, लोन देगा, सस्ते रेट पे पब्लिक को लोन देगा। और जब लोन सबसे ज़्यादा मार्केट, पब्लिक को लोन ज़्यादा ऑफर होंगे तो मार्केट में मनी क्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसे लोगों के पास ज़्यादा होंगे, क्रय शक्ति बढ़ेगा, और क्रय शक्ति बढ़ेगा तो महंगाई की दर भी बढ़ेगी। ये आप ध्यान रखें, क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी के ही बढ़ने से महंगाई की दर बढ़ती है। जैसे कोई लिमिटेड वस्तु है,
डिमांड एंड सप्लाई प्रिंसिपल, डिमांड ज़्यादा सप्लाई लेस, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। तो अगर महंगाई ज़्यादा है यानी कि पब्लिक में पैसे बहुत ज़्यादा है, उस पैसे को कंट्रोल किया जाए, तो आरबीआई कंट्रोल कैसे करती है? अब डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करेगा? जैसे सीआरआर है। अब मान लीजिए आज के डेट में कितना है सीआरआर? आज के डेट में जो सीआरआर है वो 4.5% है। यानी कि अगर हम 100 रुपये बैंक में जमा करते हैं तो 4 रुपया 50 पैसे वो आरबीआई में बैंक को जमा करना है कैश फॉर्म में। और जो एसएलआर है वो 18% है, यानी कि 18 रुपये का वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, शेयर इस फॉर्म में वो बैंक रखेगा खरीद करके। अब जो बच गए 18 4 22 22.5 रुपये के अलावा जो जितने पैसे बच गए, यानी कि 77.5 रुपीज़, इसको ये जो बैंक है क्या है, पब्लिक को लोन देगा। तो अब पब्लिक को लोन देगा तो इसमें क्या है कि अब मार्केट रेगुलेट कैसे होगा? अब पब्लिक को लोन 77 रुपये का मान लीजिए लोन दे रहा है, तो पैसे मार्केट में आया। अब पब्लिक क्या है कि परचेज करेगी कोई भी चीज़, तो महंगाई फिर बढ़ेगी। तो अब इसी को तो आरबीआई बता रहा था कि जो रेपो रेट है वो रेपो रेट अगर जैसे बढ़ा देगा, तो अब जैसे हमने एक बैंक पैसे ले रही है आरबीआई से कि भाई हमें इतने पैसे दो, तो अब मान लीजिए कि अगर इंटरेस्ट कम है तो कम इंटरेस्ट पे लोन ले करके वो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी, तो बैंक को बेनिफिट होगा। लेकिन ऑलरेडी आरबीआई ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो बैंक लोन लेगी नहीं, और बैंक लोन लेगी भी तो पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगी, और पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगी तो पब्लिक लोन लेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा उतना इंटरेस्ट कौन पे करेगा? तो यही है। तो आइए जानते हैं। तो सीआरआर अगर बढ़ाएगा, अगर एसएलआर बढ़ाएगा, तो मार्केट में जो बैंक है वो लोन नहीं देगा, कम देगा। अगर देगा भी तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगा, यानी पब्लिक लोन नहीं लेगी। अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तब क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है तो क्या है, रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, जो बैंक है वो आरबीआई में पैसे जमा करती है कैश फॉर्म में, सरप्लस मनी को आरबीआई में जमा करती है। तो अब बैंक को जब लोन देती है तो इनसिक्योर होता है, वो उसको पैसे आएगा नहीं है। बट आरबीआई में जब बैंक पैसे जमा करती है तो उसमें तो पता है कि हमको हर महीने इतना इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है। तो अगर वो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो पब्लिक को लोन नहीं देगी, आरबीआई बोलेगी कौन झंझट पालेगा, डायरेक्ट आरबीआई में पैसे जमा करो और डायरेक्ट इंटरेस्ट लो। तो अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट अगर इन तीनों को बढ़ा देते हैं तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो जाएगा। सीआरआर, एसएलआर अगर बढ़ाएंगे तो भी मार्केट में फ्लो रेट कम होगा। इसके जरिए जो है आरबीआई बैंकों को रेगुलेट करती है। अब हम एसएलआर और सीआरआर के बारे में बता देते हैं। जो एसएलआर का लिमिट है वो 0 से 48% से ज़्यादा एसएलआर को गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती है। और एसएलआर जो कंट्रोल किया जाता है वो आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1945 के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और सीआरआर जो है आरबीआई एक्ट 1934 के जरिए कंट्रोल किया जाता है। और सीआरआर का कोई लिमिट नहीं है, गवर्नमेंट चाहे सीआरआर कितना परसेंट भी रख दे। तो इन 5 टर्म्स के जरिए जो है आरबीआई वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करती है और महंगाई के ऊपर लगाम लगाती है। जय हिंद फ्रेंड्स। और हाँ, जाते जाते मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि और इसी तरीके के वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस पक्का करें। जय हिंद फ्रेंड्स।